राह संघर्ष की जो चलाता है, राह संघर्ष की जो चलाता है, वही तो संसार बदलता है, वही तो संसार बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है, जिसने रातों की जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार मित्रों, आज के इस 42वें एपिसोड में विज्ञान के कक्षा 8 का ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मित्रों, हमने 41वें एपिसोड में सौर ऊर्जा पर आधारित युक्तियों के बारे में कुछ उदाहरण देखा था, जिसमें मुख्य रूप से सोलर कुकर, सौर सेल जिसे हम सोलर सेल कहते हैं, उसके बारे में जाना था। सोलर कुकर के बारे में हमने जाना था कि यह एक आयताकार या घनाभ के आकार का लकड़ी का बॉक्स होता है। उसमें कांच का ढक्कन लगा होता है और उसके ऊपर परावर्तक तल होता है जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे वह भोजन बनता है। उसके बाद हमने सौर सेल या सोलर सेल के बारे में बताया था कि इस युक्ति द्वारा हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। इस विद्युत ऊर्जा को हम बैटरी चार्ज करते हैं और वह रात में हमको बिजली या पंखा या टीवी चलाने में मदद करता है। अब हम सौर ऊर्जा पर आधारित एक अन्य युक्ति सौर जल ऊष्मक के बारे में बात करेंगे। सौर जल ऊष्मक, जिसे हम सोलर वाटर हीटर कहते हैं, यह एक कांच के बॉक्स के अंदर तांबे की ट्यूब इसमें लगा दी जाती है। इसकी बाहरी सतह को काला कर दिया जाता है जिससे ऊष्मा का अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। सूर्य का प्रकाश इसी ट्यूब पर पड़ता है। इस ट्यूब के एक सिरे से ठंडा जल प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से गर्म जल बाहर निकलता है। इसका उपयोग अस्पतालों व होटलों में किया जाता है। आजकल कई प्रकार के डिजाइन के सौर जल ऊष्मक विकसित किए गए हैं। इनमें कई आधुनिक सौर जल ऊष्मक के भी डिज़ाइन हैं जिससे तुरंत जल गर्म हो जाता है और अधिक मात्रा में गर्म हो जाता है। ऐसे ही एक सौर जल ऊष्मक द्वारा अनाजों, फलों और सब्जियों को भी सुखाया जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि सौर जल ऊष्मक एक ऐसी युक्ति है जिससे हम जल गर्म करते हैं, साथ में कई अन्य चीज़ों को भी सुखाते हैं। जैसा कि चित्र द्वारा स्पष्ट है कि इसमें तांबे का एक अलग ट्यूब लगा होता है जो जल को गर्म करता है। इसी प्रकार अन्य भी कई ऐसे इसके उपयोग हैं जिसका हम अगली कक्षाओं में वर्णन करेंगे। मित्रों, यदि हम सौर जल ऊष्मक के आंतरिक संरचना की बात करें तो सौर जल ऊष्मक एक प्रकार का आयताकार भाग होता है जिसमें एक नली द्वारा ठंडा जल प्रवेश करता है और जो प्रकाश की उपस्थिति में जल ऊष्मक द्वारा गर्म हो जाता है और पुनः एक अन्य टंकी में जल इकट्ठा हो जाता है, जिसका उपयोग हम अन्य चीज़ों के लिए करते हैं, चाहे वह स्नान करने के लिए हो या कपड़ा साफ करने के लिए, या जहाँ जहाँ गर्म जल का प्रयोग हम करते हैं वहाँ पर इस सब का प्रयोग हम करते हैं। सौर जल ऊष्मक एक असीमित या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की एक युक्ति है। अब हम पवन ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पवन ऊर्जा से नाम से ही पता चलता है कि पवन ऊर्जा हवा द्वारा चलने वाली ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। इसको हम विद्युत ऊर्जा में कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में हम आगे
पढ़ेंगे। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु में ऐसी संवहनी धाराएं होती हैं जो सूर्य द्वारा पृथ्वी के पृष्ठ को असमान रूप से गर्म करने के कारण उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम पवन या हवा कहते हैं। पवन की दिशा तथा चाल पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर वर्ष भर परिवर्तित होती रहती है, अर्थात बदलती रहती है। लेकिन पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सालों साल हवा की चाल एवं दिशा में परिवर्तनों का पैटर्न, जिसे हम क्रम कहते हैं, बहुत कुछ समान या नियत रहता है। प्रायः पवन की चाल अर्थात हवा की चाल पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है। हवा की चाल समुद्र तथा तटवर्ती क्षेत्रों में भी अधिक होती है। इसलिए हमें इन क्षेत्रों में पवन के ऊर्जा के युक्ति को यदि हम लगा दें तो इससे हमको अधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। इनका उपयोग हम कई युक्तियों में करते हैं, जैसे पवन चक्की। पवन चक्की के ब्लेडों अर्थात पंखुड़ियों को घुमाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम पवन ऊर्जा द्वारा चलने वाले जल पंप की बात करें तो खंभे पर लगे ब्लेडों से उसका शाफ्ट द्वारा यू मोड़ से उस पंखुड़ी का अर्थात ब्लेड का संपर्क कर दिया जाता है और यू मोड़ का संपर्क पिस्टन छड़ से कर दिया जाता है, जिससे जल पंप का पिस्टन छड़ ऊपर नीचे होता है और वह जल की निकासी होती रहती है। यदि हम पवन चक्की की बात करें तो पवन चक्की का भी जो विंड मिल होता है, जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं, जो ब्लेडों के घूमने से होता है, वह उसका क्रैंक सीधे हम दांतेदार पहिया के शाफ्ट से जुड़ा होता है और दांतेदार पहिया का संपर्क सीधे आटा चक्की से लगी स्थिर मिल पत्थर से होता है। ये स्थिर मिल पत्थर दोनों विपरीत दिशा में घूर्णन करते रहते हैं और यदि हम उसके निकास द्वारा यदि हम अनाज डालें तो अनाज के जाते ही चक्की के दोनों स्थिर मिल पत्थर एक दूसरे विपरीत दिशा में चलने से गेहूं या अनाज पीसने लगता है और हमें उत्पाद के रूप में आटा प्राप्त होता है। अपने कई जगह ऐसे युक्ति हैं जहां पर हम कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अपने देश में तमिलनाडु एवं गुजरात प्रदेशों में पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल फार्मा द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। आजकल कुछ क्षेत्रों में अनेक पवन चक्कियों के समूहों द्वारा विंड मिल, जिसे कहते हैं पवन मिल फार्म, बनाकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आइए हम दूसरे असीमित ऊर्जा अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा की दूसरी युक्ति जल ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। जल ऊर्जा, जिसे हाइडल शक्ति या हम हाइडल पावर भी कहते हैं, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर द्वारा हम बिजली प्राप्त करते हैं। हम जानते हैं कि बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल ऊर्जा का स्रोत है। नदी पर बांध बनाकर अत्यधिक मात्रा में पानी को एकत्रित किया जाता है। कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई से जल को टरबाइन की ब्लेड पर अर्थात पंखुड़ियों पर गिराया जाता है, जिससे टरबाइन तेजी से घूमने लगती है। टरबाइन के घूमने से इससे जुड़े जनरेटर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जनरेटर को हम जनित्र भी कहते हैं। विद्युत तारों की सहायता से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को गांवों, शहरों या अन्य कस्बों में भेजा जाता है। पहाड़ी स्थानों पर कई ऐसे जगह होते हैं
जहाँ पर हम जल ऊर्जा या हाइडल शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर हम बांध बनाते हैं और इनका प्रयोग हम जल ऊर्जा का प्रयोग आसानी से विद्युत ऊर्जा उत्पादन में कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या जल ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत ऊर्जा के रूप में बनाने में करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जल टरबाइन पर या पवन चक्की पर गिरता है, जिससे उसके ब्लेड घूमने लगते हैं और इस ब्लेड के शाफ्ट का संपर्क सीधे जनरेटर से कर दिया जाता है और जनरेटर के ब्लेड के घूमने से सीधे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अन्य हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के रिहंद तथा भाखड़ा नांगल बांध जो पंजाब में पड़ता है, उसी तरह से उत्तराखंड में जहाँ टिहरी बांध है वहाँ पर भी हम जल विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यह ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर इस तरह के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अब हम समुद्री ज्वार भाटा से ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि समुद्री ज्वार भाटा का अर्थ ये होता है कि जब समुद्र की लहरें जब बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठती हैं तो वह ज्वार कहलाता है और पुनः वापस नीचे आती हैं तो उसको हम भाटा कहते हैं। समुद्र में हमेशा लहरें उठती रहती हैं, जिसे हम ज्वार भाटा के रूप में जानते हैं। 24 घंटे में कम से कम 2 बार समुद्र में ज्वार और भाटा बहुत तेज़ी से आता है। समुद्र तट पर सामान्य तरंगों या लहरों के अतिरिक्त विशाल समुद्रिक तरंगें भी आकर टकराती हैं, जिसे हम ज्वार और भाटा कहते हैं, जो करोड़ों लीटर जल को गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार की तरंगें प्रायः दिन में 2 बार बनती तथा विलुप्त होती हैं। इन तरंगों को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा के समय तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा भी ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत अर्थात पुनः उत्पन्न होने वाला स्रोत है। इसका उपयोग करके ऊर्जा संकट को कम किया जा सकता है। इस हमारे संसार में ऐसे कई युक्तियां हैं जो समुद्री ज्वार भाटा ऊर्जा को हम आसानी से विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये सभी ऐसे यंत्र हैं जिनसे हम लहरों द्वारा इनके ब्लेड चलते हैं और इन ब्लेडों या पंखुड़ियों के चलने से इससे लगे हुए शाफ्ट का संपर्क सीधे जनरेटर से होता है और ये विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इन सभी को हम अन्य जगहों पर सप्लाई कर देते हैं या आपूर्ति कर देते हैं, जिससे हमारे विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होती रहती है। ऐसे कई अन्य युक्तियां हैं जिनका प्रयोग समुद्री या जहां लहरें आती हैं वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कई ऐसे तैरते हुए खंभे होते हैं जिसमें हम ब्लेड लगा करके उनका प्रयोग हम ज्वारीय भाटा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलने में कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस 42वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे 43वें एपिसोड में। नमस्कार।